तो आप देख रहे हैं यूपी विशेष। हाथरस पीड़िता की दिल्ली में मौत हो गई है। हाथरस केस में सभी 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पीड़िता के परिवार की मांग है कि आरोपियों को फांसी मिले। हाथरस पीड़िता के परिवार को मुआवजा का ऐलान भी किया गया है। यूपी सरकार ने 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। न्यूज वन इंडिया से बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, पीड़िता के बयान के आधार पर गैंगरेप का केस है। 20 सितंबर को ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी, 22 सितंबर को गैंगरेप का केस दर्ज किया गया। तो प्रशांत कुमार की तरफ से ये जानकारियां दी गई हैं, लेकिन आपको बता दें कि क्या हाथरस की निर्भया को इंसाफ मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। फिलहाल 4 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। पीड़िता के बयान के आधार पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया। दरिंदगी पर सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है, लेकिन 20 सितंबर को हुई मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी, ये प्रशांत कुमार ने जानकारी दी। 22 सितंबर को गैंगरेप का केस दर्ज किया गया। पहले मारपीट का मामला दर्ज किया गया था और बाद में इस मामले में गैंगरेप की धाराएं जोड़ दी गई। तो पीड़िता का भाई इंसाफ मांग रहा है, अपनी बहन के गुनाहगारों के लिए फांसी की गुहार लगा रहा है। क्या कुछ कहना है पीड़िता के भाई का, आपको सुनाते हैं। हम तो ये चाहते हैं, अब तो हमारी बहन तो चली गई, पर ये जो दरिंदे हैं इनको फांसी हो, 100% फांसी हो इनको। ये फांसी से और कोई चीज़ नहीं, फांसी तो फांसी होनी चाहिए इनको। लगता है आपको कि पुलिस इन्हें बचाने के प्रयास में? हाँ, प्रयास में है, तो है, प्रयास में है। ऊपर से भी इनके लोग ये प्रयास पूरा कर रहे हैं कि ये लोग बचें। क्या मांग चाहते हैं आप? हम तो यही है कि हम लोग फांसी चाहते हैं। जो चारों आरोपी हैं इनको फांसी होनी चाहिए। मेरे बहन के जब भी न्याय मिलेगा, इनको जब फांसी होगी जब भी न्याय मिलेगा। तो हाथरस पीड़िता की मौत पर गहराई सियासत। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से बात की है। पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस जाएंगी प्रियंका। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार परिवार असंवेदनशील, सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने साधा सरकार पर निशाना। बीजेपी सरकार के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं है, संजय सिंह ने कहा। यूपी में बेटियों के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहा है, यह भी संजय सिंह की तरफ से कहा गया। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर वार नजर आया। असंवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। संजय सिंह 2022 के सियासी जमीन को टटोलते नजर आ रही हैं। यही वजह है कि अब ऐसे मुद्दों पर हाल फिलहाल में ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। हाथरस पीड़िता की मौत पर सियासत गहरा चुकी है। एक तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उधर मायावती ने ट्वीट किया, इधर संजय सिंह की तरफ से भी बयान दिया गया। इस पूरे मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। क्या कुछ कहना है सियासी दलों का, आपको सुनाते हैं। हाथरस की घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया है। हाथरस में दलित युवती के साथ जो 14 तारीख को गैंगरेप हुआ, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा लिखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दबंग थे वो सत्ता प्रमुख के बिरादरी के हैं। जब बाद में दबाव बढ़ा तब पुलिस ने अलग से मुकदमा में धाराएं बढ़ाई। आज वो बेटी हमको आपको छोड़ के चली गई, उसकी मौत हो गई। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार योगी जी खुद। 14 सितंबर को हाथरस में 19 वर्षीय एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, सामूहिक बलात्कार की घटना। और सिर्फ बलात्कार ही नहीं, बलात्कार के बाद गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई, मरणासन्न अवस्था में उसको छोड़ दिया गया। परिवार पुलिस के पास पहुंचा न्याय के लिए। पहले सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एक अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। क्यों नहीं पलटी उनकी भी जीप? क्यों नहीं उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत कार्रवाई हुई? योगी जी, आपके राज में किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है? मैं जौनपुर गया था, एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, वो भी दलित परिवार से थी।
ये बिटिया भी वाल्मीकि समाज से जो हाथरस की घटना हुई। लखीमपुर में गया मैं, वहां भी एक छोटी सी दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या। छोटी छोटी बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। बलात्कार करने के बाद उनके शरीर को छत विछत कर दिया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। और योगी की सरकार बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई है। तो न्यूज़ वन इंडिया ऐसे तमाम सवाल पूछना चाहता है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, जो कि बेबाकी से लाजमी तौर पर पूछे जाने चाहिए। क्या हाथरस में सुरक्षित नहीं है बेटियां? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे वाजिब सवाल, क्योंकि इस सरकार में बेटियों की सुरक्षा का वादा किया गया था। हाथरस का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों खाकी का इकबाल कमजोर हो चुका है? हाथरस में बेटियां खौफजदा हैं, हैवान बेखौफ हैं, आखिर क्यों? यह महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाना चाहिए। हाथरस पुलिस ने पीड़िता के साथ क्यों दोहरा व्यवहार किया? शुरुआत में क्यों हल्की धाराओं में मामला दर्ज हुआ और बाद में 161 के तहत यह मामला दर्ज हुआ कि गैंगरेप हुआ? ऑपरेशन दुराचारी के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन क्यों नहीं हो रही है एक्टिव? यूपी की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस बेटियों की सुरक्षा देने में नाकाम क्यों है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। एनकाउंटर कर देने वाली एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसे कहा जाता हो उत्तर प्रदेश की पुलिस को, वो आखिर में बेटियों को इंसाफ देने में या बेटियों की सुरक्षा के लिए क्यों मुस्तैद नहीं? क्या एसपी विक्रांत वीर से नहीं संभल रहा जिला? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या हाथरस में सुरक्षित नहीं है बेटियां? यह महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाना चाहिए और बार बार हम सुबह से यह सवाल हर अधिकारी से पूछ रहे हैं, हम लगातार पॉलिटिकल पार्टी से पूछ रहे हैं, हम ये सवालों को और भी पूछते रहेंगे बेबाकी के साथ जब तक हमें जवाब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बेटियों की सुरक्षा का वादा करके सरकार आई थी। सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर तमाम सख्ती के काम किए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ग्राउंड पर असर नहीं, तो क्या अधिकारियों को इसकी चिंता नहीं? तो क्या एसपी विक्रांत वीर से संभल नहीं रहा जिला? यह महत्वपूर्ण सवाल बनता है और पूछा जाना चाहिए। तो ये सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे। न्यूज़ वन इंडिया बेबाकी के साथ रखता रहेगा तमाम अधिकारियों के आगे जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाती उत्तर प्रदेश की। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होगा। यूपी में 3 नवंबर को मतदान होगा, 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में रामपुर के स्वार सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है। 8 सीटों पर उपचुनाव होना था, जिनमें से 60 सीटों पर ही अब उपचुनाव होगा। 3 नवंबर को कहा जा रहा है कि मतदान होगा, जिस तरीके से ऐलान किया गया, और 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजों के साथ उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो ऐसे में उपचुनाव 7 सीटों पर, जिसमें कई सीटें हैं, फिरोजाबाद की सीट है, कानपुर की सीट है, कई सीटों पर चुनाव होना है। और ऐसे में रामपुर की जो स्वार सीट है, उस स्वार सीट को फिलहाल छोड़ दिया गया है। तो यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वो 7 सीटें कौन कौन सी हैं जहां पर उपचुनाव होगा, वो हम आपको बता देते हैं। टूंडला जो कि फिरोजाबाद की सीट है, इसके अलावा बुलंदशहर सीट पर इस बार उपचुनाव होगा। नौगावा सादात, ये अमरोहा की सीट है, इस अमरोहा की नौगावा सादात सीट पर भी इस बार उपचुनाव है। 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। कानपुर नगर की घाटमपुर सीट पर भी 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, उपचुनाव होगा। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव होगा। इस सीट पर भी काफी महत्वपूर्ण समीकरण है। इसके साथ ही साथ हम बात करें मल्हनी सीट, जो कि जौनपुर की सीट है, इस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ हाल फिलहाल में खुद होकर आए हैं। और घाटमपुर सीट पर भी फिलहाल देवरिया सदर सीट भी है, जिस पर उपचुनाव होना है। और रामपुर की जो स्वार सीट है, उसको फिलहाल छोड़ दिया गया है। तो वहीं कोरोना के संक्रमण ने समाज के हर स्तर को प्रभावित किया। इस संकट के दौरान राज्य में आवासीय जन्म एवं मृत्यु की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में तमाम जो आंकड़े सामने आए और सूचनाओं के आधार पर अब प्रदेश भर के अंदर घर घर जाकर जन्म और मृत्यु के जो तमाम आंकड़े हैं, उनको पंजीकरण किया जा रहा है, उनका पंजीकरण हो रहा है। तो ऐसे में 1 अक्टूबर से गांव और शहरों में यह अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार डॉक्टर DS नेगी ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभियान के दौरान कर्मचारी घर घर जाकर पता करेंगे कि 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच उनके घर में किसी का जन्म या तो मृत्यु हुई है या नहीं। अगर है तो फिर
उसे सर्वे करने वाले कर्मचारी दर्ज करेंगे। इस अभियान को 31 अक्टूबर तक पूरा करना होगा। डॉक्टर DS नेगी के मुताबिक कोरोना संक्रमण के दौर में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में काफी कमी आई है। इसकी वजह कोरोना महामारी के भय से लोगों का घर से बाहर जाने में संकोच करना और पंजीकरण विभाग को जानकारी न देना है, जिसके चलते यह फैसला किया गया कि घर घर जाकर जन्म और मृत्यु के आंकड़े एकत्रित कर लिए जाएं। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अभियान चलाकर आंकड़े एकत्र करने की योजना तैयार की गई। डॉक्टर नेगी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में यह अभियान ग्रामीण निकाय के अधीन चलेगा, जबकि शहरी इलाकों में इसे नगर निकाय की देखरेख में चलाया जाएगा। इस अभियान में स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग की टीमें भी होंगी। ये टीमें 1 अक्टूबर से घर घर जाकर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करेंगी और मौके पर ही प्रमाण पत्र जारी करेंगी। तो कोरोना के संक्रमण के दौरान आवासीय जन्म और मृत्यु की घटनाएं बढ़ी हैं और ऐसे में लगातार बढ़ती घटती ये तमाम जो आंकड़े हैं उसको लेकर कई सवाल हैं। राजेंद्र कुमार स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, जिस तरीके से तमाम आंकड़ों को इकट्ठा करना भी जरूरी है और ऐसे में डॉक्टर DS नेगी ने जारी कर दिए हैं ये आदेश कि जन्म और मृत्यु के तमाम जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा कर रजिस्टर किया जाए, किस तरीके से इस प्रक्रिया को चलाया जाएगा ग्राउंड पर? देखिए, इसको ग्राउंड पर चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि वो गांव और शहर दोनों जगहों पर अपना जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनके जरिए गांव घर घर जाएं और वहां ये पता करें कि किस घर में कौन किसका जन्म हुआ है और किसकी मृत्यु हुई है। उसको 2 फॉर्म बनाए गए हैं, उन पर भर के शासन को और विभाग को भेजना है। इसके आधार पर आंकड़े बनाए जाएंगे। ये आंकड़े इसलिए भी जरूरी है, बीते कोरोना काल के पीरियड से घरों के में जो रहने वाले में रहते हुए तमाम लोगों की डेथ हुई है और जन्म हुआ है, जिनकी सूचना पंजीकरण विभाग को दी नहीं गई, इसलिए क्योंकि लॉकडाउन था, लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से तमाम जानकारियां शासन को नहीं मिली। वो 9 महीने का पूरा आंकड़ा उत्तर प्रदेश में अभी है ही नहीं, जनवरी से लेकर अब तक, कि कितने बच्चों का जन्म हुआ है और कितने लोगों का निधन हुआ है इसका। तो ये डेटा बनाने में बहुत काम आता है, इसलिए इस काम को बहुत गंभीरता से करने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसमें बताया गया कि अगर इसमें कोई लापरवाही भी करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यह अभियान 31 अक्टूबर के पहले तक पूरा कर दिया जाना है और उसकी सूचना 1 जनवरी से 30 सितंबर तक जो भी जन्म और मृत्यु हुए हैं उसके डेटा शासन को पहुंचाने हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। गाजियाबाद में दिन दहाड़े लाखों की लूट की गई है। हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े लुटेरों ने लूटी ज्वेलरी शॉप। थाना इंदिरापुरम के न्यायखंड इलाके की सनसनीखेज वारदात है। आखिर गाजियाबाद में ये सब चल क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। एक के बाद एक लूट की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। लूट की वारदातों पर गाजियाबाद पुलिस नहीं लगा पा रही है अंकुश, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी कई बार लूट की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है और बीते कुछ दिनों में लूट की वारदातें कई बढ़ गई हैं। ये ज्वेलरी शॉप के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, लाखों रुपए की लूट हुई है। आखिर गाजियाबाद में लगातार हो रही लूट की वारदातें आखिर क्यों? क्या खाकी का इकबाल कमजोर है? क्या पुलिस प्रशासन लूट की इन वारदातों को सॉल्व नहीं कर पा रही? यही वजह है कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। संवाददाता शिवम गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, ये लूट की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया आज एक ज्वेलरी शॉप के अंदर? देखिए, गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर करीब 6 बदमाश दुकान के अंदर घुसे थे और ग्राहक बनकर पहले ज्वेलरी देखी और उसके बाद डकैती की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पीड़ित के मुताबिक ये डकैती है और पुलिस ने लूट में मुकदमा दर्ज किया है। कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस पर बड़ा सवालिया निशान इसलिए खड़ा होता है कि लगातार बीते कुछ दिनों में गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले इसलिए बुलंद है कि वो दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप को लूट कर निशाना बनाते हैं और उसके बाद आसानी से फरार हो जाते हैं। हालांकि बदमाशों की तब इसके लिए टीमों का गठन कर दिया और SSP कलानिधि नथानी के द्वारा बताया गया है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अब नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गैंगस्टर में वांछित बदमाश के साथ चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से एक मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। नोएडा के सेक्टर 88 फूल मंडी के पास ये मुठभेड़ हुई।
तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। नोएडा के सेक्टर 88 के पास ये मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। संवाददाता मुकुल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, इस पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया जा रहा था, साथ ही साथ एनकाउंटर यहां पर मुठभेड़ हुई है, तो मुठभेड़ में क्या कुछ क्लूज थे पहले? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है थाना फेज 2 के अंतर्गत फूल मंडी है। यहीं पे जो है दिन दहाड़े जो है पुलिस और बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक गैंगस्टर जो है बदमाश जो है पहले से वांछित चल रहा था बदमाश जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी, एक जो है फरार हो गया है, एक की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन पुलिस की कॉम्बिंग लगातार जारी है। दूसरे बदमाश को पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। नोएडा में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टरों में और अलग अलग जो नोएडा की जो पुलिस है वो लगातार तैयार है। जो चेकिंग है, चेकिंग व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई है। और लव कुमार हैं जो यहाँ के जो अपर पुलिस आयुक्त हैं, वो खुद यहाँ पे जो है मौके पे जो है यहाँ पे जमीनी स्तर पे मौजूद हैं और वो खुद चेकिंग करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो डीसीपी हैं, डीसीपी भी यहाँ पे मौजूद थे और तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पे बताया काफी दिनों से ये बदमाशों की जो है पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। तो पुलिस को जो है सूचना मिली कि यहाँ से जो है फूल मंडी से ये बदमाश गुजर रहे हैं, तो पुलिस ने जो है रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने जो है फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में जो है दूसरी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग जाती है, दूसरा जो बदमाश है वो फरार हो जाता है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं मिर्जापुर के प्रयागपुर गांव में छात्र लोजपा द्वारा सदस्यता एवं जनसंपर्क अभियान चलाया गया। छात्र लोजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अर्पण पाठक और प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्वांचल प्रभारी सौरभ गोस्वामी के नेतृत्व में यह चलाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी छात्र प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष महाजन यादव को अध्यक्ष अर्पण पाठक ने सदस्यता ग्रहण कराई। उन्हें 1000 सदस्यता फॉर्म भी दिए गए। कार्यक्रम में अर्पण पाठक ने चिराग पासवान के विचारों को, उनकी सोच, धर्म न जात जानकर सबकी बात और सबके पक्ष को रखने के लिए उन्हें शामिल कराया। हम लोग के आदरणीय नेता क्या बोलते हैं कि ना हिंदू बनना है ना मुसलमान बनना, इनकी समान है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जिसका भी जैसा भी। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को विस्तार रूप से सुना गया और अध्यक्ष अर्पण पाठक ने जनता को जल्द से जल्द निराकरण के लिए आश्वासन दिया। अर्पण पाठक ने कार्यक्रम में मौजूद हर वर्ग की समस्या को सुना और बोला कि आज वो उनके लिए आए हैं और उनके बीच उनकी समस्याओं को हल करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग हमें हमारी पार्टी के कार्यों को आजमाइए पहले, उसके और बाद में हमारा दामन थामिए। पहले मैं आपकी समस्या के लिए खड़ा रहूं। मेरे बिरादरी में कोई नेता नहीं है, सब मुसीबत पड़ता आप देखिए मल्लाह को यहाँ फूक दिया गया, तो हम बोल रहे हैं आपके। तो पीलीभीत में फिल्मी स्टाइल में 2 गुटों में मारपीट हुई। 2 गुटों में चौकी के सामने जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मारपीट के दौरान जमकर लात घूंसे चले। चौकी के सामने जमकर हुई मारपीट, पुलिस बेखबर खड़ी रही। पूरनपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन चौकी का यह पूरा मामला है। तो चौकी के सामने जमकर मारपीट हुई है, वीडियो वायरल हो गया है। पर फिलहाल आपको बता दें कि मारपीट के दौरान जमकर लात घूंसे चले। तो यूपी विशेष में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।